हाँ बेटा। बच्चे फिर भी यहाँ पर काफी आते हैं। नहीं, जीआईसी वाले। मैं बात कर रहा हूँ जीआईसी के स्कूल में ना। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से आप देखते हो कि बच्चे कहाँ जाते हैं ज्यादातर। तो बेटा रे, अपन लोग देखिए चल रहे थे, बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। पीछे का तो खुला हुआ है ना, आगे सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बच्ची उसके पापा लेके गए। तो देखो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो, एक तो प्रो कैरोट और यू कैरोट का डिफरेंस तो तुम जानते ही हो। बात है ना, पहले से ही बातें हो चुकी हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बात, ठीक है। और मैंने टेबल बना के भी एक बार बताया था बेटा, इनके बारे में आइडिया है ना। तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं आप जानते हैं, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें आप जानते हो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, वहां से टर्म आया ना बेटा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते। और यूकैरियोट जो होते हैं, ये प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? नहीं, प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेन मेन बात बता रहा हूं, न्यूक्लियोलस, है ना। और बेटा इंसिपिएंट या पुअरली डेवलप्ड होता है, जबकि यहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि देखिए कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब पहले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जो प्रोकैरियोट होते हैं ना बेटा, इन प्रोकैरियोट्स में देखो, डीएनए जो होता है ना हमारा, वो डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का, और नेगेटिवली चार्ज होता है। जो डीएनए है वो बेटा एसिडिक है एंड नेगेटिव चार्ज। तो इस डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम में बेसिक या एल्कलाइन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। इनके साथ में वो हिस्टोन्स पाई जाती हैं, सुना है ना आपने नाम? ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होती है। इस दोनों को मिला करके, या हम बोले बनता है हमारा, बात है आगे अभी ऐसे न्यूक्लियस में भी करेंगे, क्रोमेटिन, है ना बेटा। क्रोमेटिन या क्रोमोजोम, अंतर ये होता है, आप जानते हो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में होता है, बाद में वहीं जाके क्रोमोजोम बना लेता है, डिवीजन फेज में। अब मैं ये बताना चाहता हूं, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए उनका क्रोमोजोम भी प्रॉपर नहीं होता बेटा, वेल डिफाइंड। वो भी प्रो क्रोमोजोम बोला जाता है ना। या हम बोले प्रोकैरियोट में बेटा क्रोमोजोम, यहां पे, या जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड करके बोला जाता है। कैसा? न्यूक्लियोइड
या जीनोफोर कहते हैं बेटा इसको, है ना। या फिर बोलते हैं हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा पुअरली डेवलप्ड, जिसके पास मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए तो है इनके पास। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन बेटा हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, बट हिस्टोन्स और एब्सेंट। समझ गए बात को? ये प्रोकैरियोट की बात कर रहा था मैं। यूकैरियोट में होती हैं प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन होती है, मेन मेन बात भी मैंने भी बताई आपको। अच्छा, हमारा यूकैरियोट का जो डीएनए है प्लांट एनिमल सबका, वो होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड, तो हमारा भी है लेकिन सर्कुलर नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है, जो कि हेलिकली कॉइल्ड है ना। जो बात में बात आप करेंगे, हम आगे करेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में भी हेलिकली कॉइल्ड होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसी ऑर्गेनेल्स पे आना है हमें, मुद्दे पे वापस। पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है? राइबोसोम से बोलिए बच्ची, जो कि वास्तव में पूरी तरह ऑर्गेनेल भी नहीं कहते हम, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है ना। कैसी है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए एक पॉइंट और यहां पर लिखता हूं मैं, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक ब्रैकेट में कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी हम बात करेंगे यहां पे, है ना, प्लास्टेट्स, गोल्जी बॉडीज, एटसेट्रा। क्लियर है? जबकि ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोट में, ये यूकैरियोटिक सेल। बस मैंने बताया कि एक सिमिलरिटी ये है ऑर्गेनेल्स के बेस पे कि राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन वो 70s हैं और यूकैरियोट में 80s हो गई, है ना बेटा। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, अच्छा जी। ये तो बात हुई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, एक आइडिया आपको मिल गया। अगर हम बात करें यूकैरियोट में, अब यूकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल की, तो उस यूकैरियोटिक सेल में बेटा देखिए, जो मेन दो टाइप की सेल की अगर मैं बात करता हूं मेजर, है ना बेटा, वो कौन कौन सी, जैसे प्लांट और एनिमल सेल। अब इनमें क्या अंतर है, प्लांट एनिमल सेल में क्या मेजर डिफरेंस है, आप जानते हो एक बेसिक वाली बात, सेल वॉल। सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है ना बेटा। यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का सेल वॉल का होना। दूसरी बात आप बोलेंगे, आप ही देखो, नहीं नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही है, राइबोसोम दोनों में ही एटीएस। और बताओ अंतर, देखो सोचो। वैक्यूल, हाँ वैक्यूल है। एक्चुअली वैक्यूल जो होती है बेटा, एनिमल में भी हो सकती है, एनिमल सेल में, लेकिन अगर होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी, लेकिन प्लांट सेल में तो वैक्यूल बहुत बड़ी होगी। अभी मैं बात भी करूंगा, या मैं आपको आइडिया बता देता हूं कि
सेल के साइज का, प्लांट सेल के साइज का 90% तक एरिया, एनसीईआरटी बोलती है 90% तक जो वॉल्यूम है ना, वो ऑक्यूपाई वैक्यूल कर लेती है। इतनी बड़ी वैक्यूल हो सकती है। दो बातें हो गई, एनिमल में नहीं होती है, मतलब छोटी होती है। और कोई तीसरी बात, प्लास्टिड भूल गए तुम? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये प्लांट में ही तो होते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होते। चौथा डिफरेंस देखो, इधर में प्लांट सेल लिख दो पीसी, इधर में एनिमल सेल एसी है ना। तो यहां पे आपने बोला सेल वॉल शॉर्ट में, है ना, यहां पर नहीं है। यहां पर आपने बोला प्लास्टिड्स, यहां पर नहीं है। यहां आपने बोला एक डिफरेंस वैक्यूल, है ना, यहां पर मतलब हो सकती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी, वेरी स्मॉल। और यानी इसमें थोड़ा सा अलग हमने कर दिया है ना, हाईलाइट। अब बात आती है एक पॉइंट, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम है ना, ये एनिमल सेल्स में होता है बेटा, प्लांट में नहीं होता। मेरी बात समझे आप? शॉर्ट में उनका एक वो डिफरेंशिएशन है, 4 पॉइंट, ये मेन। बाकी सारे सेल स्ट्रक्चर हैं दोनों में, ज्यादातर सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्लियर है? राइबोसोम भी हैं दोनों में, एटीएस टाइप के हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, ये सब बात करेंगे। क्लियर है बातें? अच्छा देखो, एक आइडिया मैं इस बारे में और दे दूं, रिवाइज करा देता हूं एक बात और, तो आपको मैं पुरानी बात है पीछे की रिवाइज करा रहा हूं। सेल थ्योरी, आपको पता है कि सेल फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, है ना बेटा, या बिल्कुल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, सब बने तो सेल से ही हैं, एक सेल से या बहुत सारी सेल से बने हुए हैं। अब दो बंदे थे, उससे पहले एक बात और बता दूं, चलो तो बेसिक से ही बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सेल को पता किसने देखा था? फर्स्ट सेल। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाई या ऑब्जर्व्ड बाई रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, याद है? लेकिन वो कॉर्क सेल थी। कैसी सेल थी वो? कॉर्क सेल, डेड थी, वो लिविंग नहीं होती, डेड सेल होती हैं प्लांट की कॉर्क सेल। फर्स्ट सेल है ना, वाज ऑब्जर्व्ड बाई या डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम आगे कि डेड कॉर्क सेल्स। लेकिन जब बात आती है, जैसे एनसीईआरटी वाली बात करूं मैं, कि फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा? एलाइव, लाइव सेल, लाइव बोलूं एलाइव बोलूं, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा। किसको देखा? बैक्टीरिया को। गंदे संदे पानी में या बारिश के पानी में, स्टोर्ड पानी में रुका हुआ ना ऐसे बैक्टीरिया, मतलब वो उसमें बैक्टीरिया मिली, तो वो बैक्टीरियल सेल को, यानी अगर बात आती है कि लिविंग सेल को, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कॉमन बात आती है ना कि नॉर्मल सेल को सबसे पहले किसने, तो वो रॉबर्ट हुक थे। यहाँ पे लिविंग या एलाइव करके आएगा वर्ड कुछ लिखा हुआ, तो लगाना ल्यूवेनहॉक। ठीक है बेटा रे। फिर देखिए दो बंदे आए, एक था बॉटनिस्ट सिलिडन, और एक था जूलॉजिस्ट स्वान, है ना। तो सिलिडन और स्वान, इन्होंने सेल में लिख नहीं रहा क्योंकि वो है ना एनसीईआरटी में भी है, बेसिक है, ऐसे आपको जानकारी दे रहा हूं। सिलिडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, प्रपोज की। अच्छा, जो सिलिडन थे, वो बॉटनी वाले, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। आप मतलब ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखना कि कहाँ के थे, तो वो जर्मन वाले थे, है ना, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये भी करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी नाम याद रखना है। एक्चुअली नाम या डेट्स वगैरह है ना, जो एक साल का ही अंतर है, 1838 1839 का अंतर है शायद, है ना। तो पहले बॉटनिस्ट वाले की देखना, 38 जो डेट होगी वो बॉटनिस्ट वाले की होगी, और देखो 39 जो होगी ना, हाँ, उसकी 1839 होगी।
वो है जूलॉजिस्ट वाले की। लेकिन काम ज्यादा जूलॉजिस्ट ने किया था। उसने, किसने? जो वो था स्वान। एक्चुअली में कि सेल वॉल उसका प्लांट का यूनिक करेक्टर है, ये भी स्वान ने बोला। मिलेगा लिखा हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा लेमा एनिमल सेल पे होती है, ये भी उसने बोला, बंदे ने। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या उससे बने हुए होते हैं, ये बात बोली। खैर, तो पता है उसके बाद में एक बंदा आया जिसने मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा, या जैसे होता है ना कि दाल बना दी और उसने तड़का और मानना है। अच्छा, बिना तड़के के स्वाद नहीं आता ना दाल में, है ना? आप जानते हो वैसे सर्दियों के उसमें तो लहसुन वहसन का और उसका ना, प्याज लहसुन जीरा वीरा, उसका जब तड़का लग जाता है तो दाल और टमाटर वमाटर, हाँ। तो अब तो सस्ते से हो गए टमाटर, खूब खा सकते हो। कभी कभी बीच बीच में से हो जाती हैं। तो पता है बीच में टमाटर का ही तो हंगामा हुआ था ना, बहुत बहुत हो गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा, अगर 100 200 200 रुपए किलो हुए थे। प्याज भी हुई थी, अच्छा टमाटर भी हुए थे बहुत ज्यादा। हाँ, बीच में थोड़े दिन हो गए। और अभी वो चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देख भाई मैं तो थोड़ी बहुत चीजें छोटी छोटी लेता हूँ लेकिन खरीदता रहता हूँ। लहसुन 400 रुपए किलो, 40 रुपए का 100 ग्राम, है ना? 10 रुपए की दो छोटी छोटी सी दे देता है, लोग ले जाओ। तो सुनो, वापस आती है घरेलू बातों से, साग सब्जी वाली बातों से वापस लौट के आती है। हमें नीट की बात करनी है। तो देखो, वो था कौन? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, VIRCHO, विर्को बोले, वर्चाओ बोलते हैं मुझसे बच्चे, वैसे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने, आई थिंक 1855 है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही देखो, ये मुझे भी याद पड़ी रहती है ना, तो ऐसे ही याद रह जाती हैं अगर आप इनको रिवाइज करेंगे या वो करेंगे तो पता है ये रुडोल्फ विर्चो ने उसमें तड़का लगा दिया सेल थ्योरी में। अब बताता हूं, पुरानी जो सेल थ्योरी थी, कंसेप्ट वो क्या था? पुराने ये था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, है ना, यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे यूनिसेलर मल्टीसेलर, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ये दो पॉइंट पुराने सेल थ्योरी के थे। भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या उसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? टिश्यूज। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके बेटा ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इनका जो तड़का था वो उसकी बात कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन वाली। ऑल सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो सेल हैं उनके डिवीजन से ही नई सेल बनती हैं। सही बात है, ऐसा नहीं कैसे हवा में बन जाएंगी। सेल होंगी उन्हीं के डिवीजन से तो बनेंगे बेटा, डिवाइड होके। तो इन्होंने सेल डिवीजन वाला एक उसमें वो कंसेप्ट डाला। इसको इन्होंने टर्म दिया था, पता क्या? आप जानते हो फेमस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना? ये था। तो हमने देखो उसका भी आइडिया दोबारा से दे दिया आपको, रिवाइज एक पूरा बेसिक करा दी, सेल के बारे में सेल थ्योरी करा दी, यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल करा दिया, आपको आइडिया दे दिया, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस दे दिया। बाकी तो कुछ बातें हैं, आप जानते हो कि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में, कोकस, बेसिलस, स्पाइरल, है ना, और विब्रियो, कॉमा से, ऐसे 4 बेसिक फॉर्म में डिवाइड करती है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। सबसे छोटी जो प्रोकैरियोटिक सेल या ओवरऑल पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी बेटा सेल। सबसे छोटा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आए तो भी पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, या बेटा ओवरऑल छोटी सेल, या बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोट में सबसे छोटी, क्योंकि इसका साइज 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोन के आसपास होता है। 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है, जो काफी कम है, क्योंकि बैक्टीरिया भी लगभग 1 माइक्रोन से लेके आप कह सकते हो 5 माइक्रोन तक वेरी करता है साइज। वायरस छोटे हैं इनसे, माइकोप्लाज्मा से भी छोटे हैं, लेकिन वायरस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी तक ये नहीं डिसाइड है कि लिविंग है नॉन लिविंग है, बिकॉज वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना?
तो लिविंग की अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं सेल में, तो वो माइकोप्लाज्मा या पीपीएल हो। चलिए, अब मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा देखो। तो हम बात करते हैं जब सेल एनवेलप वाली ना, जब नॉर्मल हम यूकैरियोटिक सेल पे आ रहे हैं बेटा, हम किस पे आ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल पे आ रहे हैं। तो जब हम सेल एनवेलप की बात करते हैं यूकैरियोट में, तो आप जानते हैं बेटा, सेल वॉल पाई जाती है, सबसे बाहर कवरिंग प्लांट सेल्स में होती है, यूनिक कैरेक्टर एनिमल में नहीं होती। तो सेल वॉल आप जानते हैं कि ये एक बाउंड्री बना रही होती है, एक प्रोटेक्शन दे रही होती है बाहर के इन्वायरमेंट से, है कि नहीं? सेल वॉल, सारे जो सेल्स हैं, और ये परमेबल होती है। नॉर्मली कैसे होती है? परमेबल। इससे होकर के, मैंने आपको पहले ही बात बताई है ये, कि इससे होकर के सब्सटेंस, सोल्यूट, सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, बस साइज का तो मैटर करेगा ही, है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब एनिमल सेल में नहीं होती, तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक एडिशनल सेल वॉल की जब बात आती है, तो क्वेश्चन आपको आता रहता है कि प्लांट सेल वॉल नॉर्मली बनी होती है किसकी, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है ना, फंगल सेल वॉल। तो ये आपको एक आइडिया यहाँ पे रखना है, याद रखना है कि किस किस की बनी हुई है। जब आप प्लांट की अगर बात करें, तो बेटा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, है ना, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं, इनकी बनी हुई है हमारी कौन सी? प्लांट्स। और जब एल्गी की सेल वॉल की बात करते हैं, तो वहां पे बेटा साथ में आप देखेंगे कि गैलेक्टन्स, है ना, गैलेक्टन आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह कुछ हुआ जाएंगे, सेलुलोज और पैक्टिन के अलावा। तो इस टाइप के वो आपको दे रखे हैं। फंजाई की जब सेल वॉल है, मतलब वो आपको पॉइंट करनी है, चाहे बेशक आपको लगे कि यहाँ पे और भी आ सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी की लाइन करनी है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट दिया तो करना है। फंजाई की किसकी? काइटिन की। फंगल सेलुलोज होता है, उसकी बनी हुई होती है काइटिन। और पता है काइटिन फंजाई की सेल वॉल के अलावा और कहां मिल जाता है, बताओ? हाँ, आर्थ्रोपोड जो होते हैं ना, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड का एग्जो स्केलेटन भी काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है। वैसे अगर बहुत ज्यादा बातें रायता नहीं फैलाना ना, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट, ये गैलेक्टन से बात नहीं करनी, तो मैं एक बेसिक बात बताऊं, कि जो सारे इनमें ग्रीन प्लांट में और एल्गी वगैरह में जो मिलता है, वो होता है सेलुलोज पेक्टिन। क्या होता है? सेलुलोज पेक्टिन। प्लांट में सेलो हेमिसेलुलोज भी काफी है, क्योंकि एल्गी भी जब आप पढ़ते हो ना, जैसे ग्रीन एल्गी हैं, तो उनमें आउटर लेयर पेक्टोज की होती है, अंदर वाली सेलुलोज की होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की लेयर होती है। फिर अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा तड़का लगता रहता है सेल वॉल में, थोड़ा थोड़ा सा तड़का लगता रहता है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ब्राउन एल्गी है तो उसमें एल्जिनिक एसिड भी होगा, है ना, सेलुलोज पेक्टिन वेक्टिन के साथ में एल्जिनिक एसिड, एल्जिनेट्स। रेड एल्गी हैं, तो उनकी रेड एल्गी में ना बेटा कुछ कोलेडल, पॉलीसल्फेट एस्टर्स वगैरह वो पाए जाते हैं सेल वॉल में। आपको वो टेबल मिल जाती है प्लांट किंगडम में एक, एल्गी की उधर। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशन होते हैं। क्लियर? डायटम्स की बात कर लोगे तो वहां पर सिलिका भी पाया जाता है सेल वॉल में। तो ऐसे ऐसे मैंने बताया ना, सेलुलोज तो बेसिक वो है ही है, बस फंजाई की बात अलग है। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वॉल की भी बात बता देता हूं, जब सेल वॉल बात कर ही रहे हैं हम लोग। पेप्टिडोग्लाइकन, जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें किसकी बनी होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन की बेटा। पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर हम बात कर सकते हैं म्यूरिन। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन एक ही बात है। सुना आपने नाम? नहीं, म्यूरिन नहीं सुना है? लिख देता हूं। बैक्टीरियल सेल, और काइटिन वाली जो थी वो फंजाई थी। खैर, तो जो हमारी सेल वॉल है बेटा रे, जब सेल डिवीजन होता है, मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था, सेल साइकिल, तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले मिडिल लैमेला बनती है। कौन बनती है? मिडिल लैमेला। फिर उस पे वॉल डिपोजिशन होता है,
प्राइमरी सेकेंडरी वॉल ऐसे बनती है। तो मिडिल लेमेला किसकी बनी होती है? ना ना ना, हाँ हाँ, अब सही बोल रही है। कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट है ना बेटा, मिडिल लैमेला। ये दो सेल्स के बीच में वो काम करती है जंक्शन की तरह, मतलब एक है ना, सबसे पहले बनती है। तो आउटर मोस्ट लेयर भी कह सकते हैं मिडिल लैमेला किसी एक सेल के लिए। उसके अंदर से फिर प्राइमरी सेकेंडरी वॉल बनेंगी। और सेल वॉल्स के बीच बीच में कनेक्शंस मैंने बताया प्लाज्मोडेस्मेटा बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस। क्लियर है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें करते हैं हम लोग। तो देखिए, जब हम बात करते हैं, भाई अब चाहे सेल वॉल हो या ना हो, ये तो सभी में पाई जाएगी। पीएम भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीएम और पीएम यहाँ पे एक ही बात है, देखो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? मेनली लिपोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन जो भी आप बोले। और एक चीज और बता दें, लिपिड और प्रोटीन है ना। पता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में लिपोप्रोटीन का ही नेचर होता है। एक ये दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हें, ये आया हुआ भी पहले का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और ऑप्शन में आपको राइबोसोम भी है ना। बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे वो तो होते नहीं है। दो ऑप्शन वो है, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा सेल में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। लेकिन राइबोसोम में तो अंतर है ना, एक में 70 और एक में 80 है जरूर दोनों में, लेकिन सिमिलर तो नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी में। अच्छा, अब ये तो मेन है ही है कंपोनेंट। इसके साथ में थोड़ा सा तड़का जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वो लगा हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स। किसका? कार्ब्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का, बताऊंगा अभी। तो बेटा, जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन वाली, तो देखिए आरबीसी की या इरेथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन की स्टडी की गई। किसकी? आरबीसी या इरेथ्रोसाइट की। तो उसका कंपोजिशन बता देता हूं मैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आप जानते हैं कि आरबीसी इरेथ्रोसाइट तो एक ही बात है, इरेथ्रोसाइट। क्या खास बात जानते हो ना तुम इसके बारे में? आरबीसी के बारे में कोई खास बात जानता है बच्चे? क्या? हाँ, ऐसी एनिमल सेल इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और प्लांट में ऐसी सेल मैंने बताया, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब एलिमेंट, हाँ, फिलोएम में ये दो ऐसी सेल होती हैं, लिविंग हैं जो, दोनों लिविंग हैं। लेकिन डेड की बात नहीं कर रहे हम, लिविंग सेल में। कि प्लांट में सीव ट्यूब सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट मेंबर उसके, और इधर आरबीसी। तो देखिए प्रोटीन्स होती हैं इसमें 52%, लिपिड्स होते हैं 40%, और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये चाहे हो या ना हो एक बार को, लेकिन ये दो चीजें जरूर होंगी, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तीसरी बात एक और क्या, ये फिक्स नहीं है। ये मत सोचना कि सारी मेम्ब्रेन के लिए फिक्स है, ये वेरिएबल हो। कैसा होता है? चेंज होता है। जैसे सपोज करो मैं न्यूरॉन की बात करूं, किसकी बात करूं? न्यूरॉन की सेल की बात करूं मैं, न्यूरॉन।
सेल। तो पता है वहां पे जो प्रोटीन है वो 18% है, लिपिड 79% है, और कार्बोहाइड्रेट 3% लगभग। लिपिड कितना ज्यादा है ना? इसका मतलब न्यूरॉन या नर्व सिस्टम में या नर्व टिश्यू में लिपिड का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये वेरिएबल होते हैं, प्रोटीन लिपिड कम ज्यादा हो सकते हैं। खैर, अब देखिए इसका जो एक मॉडल है फेमस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कौन सा मॉडल? फिलिड मॉजिक मॉडल। फिलिड मॉजिक मॉडल है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन। और पता है 1972 आई थिंक, देखना जरा, है ना, 1972 है। तो इन्होंने सिंगर निकोलसन ने ये फ्लूइड मैजिक मॉडल दिया। इसके अकॉर्डिंग तो ध्यान से सुन लो पहले। इसके अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि मॉडल तो बहुत सारे दिए गए थे पहले। बहुत से लोग क्या कहते थे पहले कि साहब सैंडविच की तरह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नीचे, है ना, प्रोटीन का लेयर सैंडविच, ब्रेड स्लाइस, ऊपर ब्रेड स्लाइस प्रोटीन की, और बीच में जो मसाला वो कौन है? लिपिड, है ना? ऐसे बोलते थे। तो अलग अलग मॉडल थे। डेनली डेवसन का था ये सैंडविच वाला मॉडल, बट आपको मेन चीज ये है। तो पता है इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा कंटेंट है कौन सा? लिपिड। कौन सा है? लिपिड। ध्यान सुनना मेरी बात। वो लिपिड खासतौर पे फॉस्फोलिपिड ज्यादातर होता है। कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। और इस लिपिड की वजह से जो मेम्ब्रेन है ना, मतलब मेम्ब्रेन जैसे एक होता है ना कि कोई चीज है, जैसे ये सॉलिड, मतलब ऐसे ही ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बह रहा है, कोई बह तो नहीं रहा ना, ये जेल की तरह तो नहीं है, सॉलिड है। तो मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है जो पहले लोग बाग सोचते थे ना, सेमी सॉलिड टाइप की है या सेमी लिक्विड टाइप की है ना? तो बोला इन्होंने क्वासी फ्लूइड नेचर। कैसा बोला? क्वासी फ्लूइड टर्म मिलेगा एनसीईआरटी में से, क्वासी फ्लूइड। तो बताया कि मेम्ब्रेन बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे फिक्स नहीं है या सॉलिड नहीं है, उसमें फ्लूइडिटी है, और वो फ्लूइडिटी बहुत जरूरी है मेम्ब्रेन के फंक्शंस होने के लिए। और जो फ्लूइडिक नेचर है ना उसका बेटा, या मैं बोलूं जेल लाइक या फ्लूइडिक नेचर, वो लिपिड कंटेंट की वजह से होता है। किस वजह से होता है मेनली? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों या तीनों में से लिपिड कंटेंट की वजह से फ्लूइडिक नेचर होता है। अंडरस्टूड बेटा? और पता है अगर लिपिड का फ्लूइडिक नेचर है, उसी वजह से उसमें होकर के ट्रांसपोर्ट हो पा रहा सब्सटेंसेस का, है ना, जो हम बात करते हैं कि पैसिव फैसिलिटेड डिफ्यूजन होना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना, तो ये सारी चीजें, या एक्सचेंज होना मटेरियल का, रिपेयर होना सेल का, सेल ग्रोथ मेम्ब्रेन का, है ना, ये सारी चीजें पॉसिबल कब हो पा रही हैं? क्योंकि उसका लिपिड का फ्लूइडिक नेचर है, यानी मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर है। अगर सॉलिड होती तो कहां से हो पाती है चीजें, है ना? लेटरल मूवमेंट भी हो जाता है। तो देखो डायग्राम सा भी बना हुआ है, और मैं एक छोटा सा बेसिक बना के बताता हूं तुम्हें। देखिए
छोटा सा, ना ज्यादा बड़ा नहीं बनाया हम, सिंपल एकदम। ये जो बाइलिपिड लेयर है, कैसी है ये? बाइलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है मेनली। अच्छा जी, इन जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, फॉस्फोलिपिड की, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, जानते हो एम्पीपैथिक नेचर? एम्पीपैथिक नेचर, इसका मतलब बेटा ये होता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड होना। और समझे बात को? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं एम्पीपैथिक नेचर। तो पता है हाइड्रोफिलिक मतलब होता है, आप जानते हो, पोलर या वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हीटिंग। तो इनमें इनके जो पोलर हेड होते हैं ये ना, ये तो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। कैसे होते हैं? और जो टेल दिख रही है आपको, ये टेल है, फैटी एसिड की चेन होती है, ये टेल है। लिख देता हूं यहाँ पे, पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड, और ये वाली नॉन पोलर टेल, है ना? देखो, बहुत कम उसमें बहुत ज्यादा चीज मसाला कराऊंगा आपको, चीजें जिससे कि वो चीजें क्लियर हो जगह जगह पे, जो ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि पहले शायद उस समय पे थोड़ी कम क्लियर हो पाई होंगे। तो बेटा रे, अब मेरी बात सुनो, अगर हुई होंगी जो चीजें है ना, तो वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगी कुछ। तो ये टेल है फॉस्फोलिपिड की, और पूरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब पता है आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जगह जगह से आपने कुछ ये कुछ बना दिए हैं। देखो, इसके अंदर ना, इस बाइलिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है। क्या होती है? प्रोटीन। दो टाइप की प्रोटीन होती है बेटा, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? वो लेबलिंग ही कर दूंगा, अलग से ऐसे नहीं लिख रहा। एक बाहर बाहर होती है मेम्ब्रेन के, लेकिन बाहर का मतलब क्या है? ये मेम्ब्रेन ना, इसके इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। यानी ये सेल है पूरी, तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फेस में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है एक्स्ट्रासेलुलर फेस में, लेकिन इस दीवार में नहीं होगी, वो होगी एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। ठीक है? अब देखो, ये वाली और ये वाली जो मैंने दिखाई बाहर बाहर एकदम, ये कैसी है? एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। ये भी एक्सट्रिंसिक है बेटा, इसीलिए यहां भी मेंशन कर देता हूं, लोग कहीं तुम लोग। और आप देख रहे हैं कि एक है इंटीग्रल या अंदर धसी हुई इंट्रिंसिक, उसको भी मैंने दो तरीके की दिखाया होगा, जरा गौर से देखिए। एक तो है बेटा कि थोड़ी सी धसी हुई है, और एक है जो पूरी को क्रॉस कर रही है मेम्ब्रेन को। मैंने बताई ये बात, दो तरीके की दिखाई है, इवन इंटीग्रल, यानी पार्टली भी एम्बेडेड है, पार्टली या पार्सली, और एक है पूरी तरीके से क्रॉस कर रही है, टनल प्रोटीन है वो, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इससे अच्छा डायग्राम समझाने के लिए कोई नहीं होता। जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है वो भी नहीं समझा सकता जो मैंने ये ना यहाँ दिखाया, क्योंकि उन्होंने एक्सट्रिंसिक और उसमें थोड़ा सा वो ऐसे लंबी लंबी वो बना के दिखा दिए हैं ना, स्नेक से बना के इधर उधर को निकाल दी। तो बेटा रे, यहाँ पे मेंशन में ऐसे कर देता हूँ, इसको भी, ये है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, ठीक है, प्रोटीन्स। ठीक है साहब। अब ये तो दोनों टाइप की प्रोटीन आप समझ गए। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये मान लेता हूं कि ये बाहर वाला रीजन है, इसको थोड़ा साफ कर दे, नहीं तो तुम्हें फिर दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, ये बाहर वाला फेस है, बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला एरिया। और ये है आईसीएफ, सेल के अंदर वाला एरिया। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने क्या जाना? अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। पेन तो एक ही कलर का है, कोई बात नहीं। कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनके बीच बीच में यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल, एनसीईआरटी ने भी दिखाए हैं, चाहे वो कैसे दिखे, लेकिन दिखाए हैं ना, कैसे दिख रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हैं, यानी इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है थोड़ा सा अपना। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना, टर्म बोलते रहते कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए, हार्ट के लिए, लेकिन सभी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा होने पर प्रॉब्लम करता है, आप जानते हैं, है ना। और आप सोचना जरा, फैट भी कितना जरूरी है बॉडी के लिए, थोड़ा सा होना तो। क्योंकि आप देखो, मैंने बताया ना न्यूरॉन का बताया था मैंने, तो इसका मतलब सोचिए, अगर बिल्कुल भी है ना फैट नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना बिल्कुल, एक दो चम्मच अगर किसी को देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हार्ट वार्ट की, तो दो एक चम्मच देसी घी वगैरह खाने में या वैसे ना, कोई बुराई नहीं होती। या सरसों का तेल, मैं साफ साफ ये बोलूंगा कि रिफाइंड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हम भी खाते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप जानते हो कि ये बूढ़ी बूढ़ी और ऐसी चीजें जो सिकती रहती हैं। लेकिन मैं, देखो एक बताऊं तुम्हें, मैं 2-3 साल से जो मैं यूज करने लगा हूँ ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको पीली सरसों का तेल सही मिल जाए, सरसों के तेल होते हैं दो, एक काली वाली होती है, एक पीली वाली होती है। पीली वाली महंगी आती है, लेकिन बात है कि सही मिल जाए। तो अगर पीली सरसों के, अगर आपको सामने वो पिली हुई निकली हुई मिल जाए, उसको आप रिफाइंड की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें ना झड़प आएगी आपको, पूरी पकवान भी ऐसे बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। क्योंकि वैसे क्या होता है, काला काला वाला जो सरसों का तेल है, उसमें फिर वो आती है पूड़ी बनाने में या पराठे बनाने में। सब्जी तो अच्छी उसी में बनती है काले वाली में। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि भाई, अब है ना, रिफाइंड नहीं यूज करता घर में या परिवार के लिए, सरसों का तेल ही यूज सबसे बेस्ट है। तो बेटा रे, और नहीं तो देसी घी यही है अच्छा, लिमिट में, एक में। तो पता है, हाँ अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को मेंशन नहीं किया मैंने, कर देता हूँ। पता है, एक ये भी कहावत है इसके बारे में, फ्लूइड मैजिक मॉडल के बारे में कहा जाता है, प्रोटीन के टुकड़े, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट्स इन द सी ऑफ लिपिड। एक स्टेटमेंट बोला गया था, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट्स इन द सी ऑफ लिपिड। यानी ये लिपिड का मैंने था ना कि लिक्विड वाला, लिपिड का समुद्र है, उसमें प्रोटीन कुछ थोड़ा डूबा हुआ, कुछ पूरा डूबा हुआ तैर रहे हैं, है ना। अच्छा, दोनों साइड में है देख लो, इधर भी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इधर भी है। मैंने दोनों में दिखाई, पेरिफेरल वाली कोलेस्ट्रॉल दिखा दी बीच बीच में। लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जगह तो कम बची हुई है, लेकिन कोशिश करूंगा दिखाने की, है ना। साइड साइड में कुछ ना कुछ बना दूंगा। कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन बनाने जा, क्या बनाने जा रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट वाला। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो केवल और केवल बाहर वाली फेस पे ही होता है, जैसे दीवार है तो इसकी बाहर वाली साइड में, यानी ईसीएफ में होता है, इधर नहीं होता, है ना। मेम्ब्रेन के, क्योंकि वैसे बाहर तो मेम्ब्रेन का आउटर साइड इधर भी है इधर भी जो चौड़ाई मेम्ब्रेन की, लेकिन बोल रहा हूँ ईसीएफ साइड में होता है ना बेटा, साइटोप्लाज्म के बाहर वाली साइड इधर ही होगा बस। और वो ओलिगोसैकेराइड चेन होती हैं, कैसी होती हैं, ओलिगोसैकेराइड। एक आइडिया बता देता हूँ, सिंगल जो यूनिट होती है मोनोमर, वो मोनोसैकेराइड होती है, जैसे C6H12O से ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। और स्टार्च, सेलुलोज, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। क्या है ये, बहुत सारे जब यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स को, क्योंकि आप देखते हो डाइजेशन होके स्टार्च का तब जाके बनता है ना ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, सिंपल यूनिट। लेकिन जब हम बोलते हैं ना डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड,
यानी 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक जब बोलते हैं, केमिस्ट्री की बात हुई है ये, केमिस्ट्री में भी आता है ये पॉलीमर वॉलीमर या बायोमर। तो पता है, जब हम बात करते हैं 2 से 10 तक यूनिट मोनोसेक्राइड की, उसको बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड वगैरह, वो चेन होती है। और देखो, दो तरीके से पाई जाती है बेटा रे। एक तो इधर, एक कुन्ने में भी दिखा देता हूं मैं, जगह है। ठीक है, जैसे चेन बना दी ना ऊपर को। एक काम करते हैं, ये समझ तो गए तुम, मैं इसको एरो को हटा सकता हूँ थोड़ा। वो तो समझ गए कि इंटीग्रल है, वो प्रोटीन है ना। अब ये जगह बन गई इसको हमारी थोड़ी सी, है ना। चाहे मतलब ब्रांच दिखाऊं या अनब्रांच दिखाऊं, चेन सी। तो ये औरों पे भी होंगे, ये तो मैंने बस एक आइडिया बता दिया है। देखिए, अगर ये ओलिगोसैकेराइड चेन्स है सारी, कौन है ये? ओलिगोसैकेराइड चेन्स, बोले तो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन, कार्ब्स। अगर ये ओलिगोसैकेराइड चेन लिपिड के हेड से जुड़ी हुई है, लिपिड से, किससे जुड़ी हुई है? आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है ना, कलरफुल सा, तो देखो उसमें एक ऑरेंज सी दिखाई है, एक ग्रीन सी दिखाई है, मुझे जहां तक याद है। नाम वाम कुछ नहीं दिया है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई है ना बेटा, ये पता है, ये इससे जुड़ी हुई है, हेड से, लिपिड से। किससे जुड़ी हुई है ये? और देखो गौर से, जो ऑरेंज ऑरेंज है, वो प्रोटीन से जुड़ी हुई है ना। तो जो तुम्हारी ऑरेंज वाली है ना, प्रोटीन से जुड़ी, वो तो बोली जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड से जुड़ी है, वो बोली जाएगी ग्लाइकोलिपिड। सिंपल। जो ओलिगोसैकेराइड चेन या कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन लिपिड वाले पार्ट से जुड़ा है, डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। और जो प्रोटीन वाले से जुड़ा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन प्रोटीन से जुड़ा हुआ था ना, ये तो हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। और ये वाला हो गया ग्लाइकोलिपिड। समझ गए ना आप? है ना। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल। तो आपने स्टार्टिंग में सेल थ्योरी पढ़ ली, सेल के बारे में जान लिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्लांट एनिमल, और आपने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, देखते हैं टाइम, थोड़ी सी बातें करेंगे अभी, अभी टाइम इतना नहीं हुआ है। देखिए, अब सेल के और बाकी ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बेशक इसमें एक और क्लास देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो पता है, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की अब बात करते हैं, तो आप देखते हैं, जैसे कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल आपका पहले उसमें, अ, देखो जरा, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले वहां से देखो। एंडोमेम्ब्रेन, पता है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन है। पता है कौन कौन, बस याद बनाना है आपको, रखना है कि कौन कौन बनाते हैं सेल के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम, बनाते हैं आपस में कोऑपरेटिव। तो इसमें पता है किस किस को इंक्लूड करते हैं? इसमें जर्ल इंक्लूड करते हैं, जर्ल, और प्लस वैक्यूल। जर्ल का मतलब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम, और साथ में वैक्यूल और ऐड कर लो। ये बनाते हैं, एक बार आ चुका है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, ऐसे करके। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में देखिए, हम आगे चलते हैं, आई थिंक ईआर है बेटा। नेक्स्ट बताइए नाम। हाँ, तो यही है, ऐसे धीमे धीमे करके एंडोप्लाज्मिक है, फिर गोल्जी बॉडी होगा, फिर लाइसोसोम होगा। सीक्वेंस में ये होंगे, है ना, ऑर्गेनेलीज। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातें एक साथ से ही चला रहा हूं थोड़ी थोड़ी। ईआर और गोल्जी बॉडी के बारे में, किसके बारे में?
और एक काम और करेंगे आप लोग, जो गोल्जी बॉडी का मैं डायग्राम बनाऊंगा वो जरूर बनाएंगे आप। क्यों, कहीं जाना है तुझे? हाँ तो 2-4 मिनट और रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा रे, क्या कह रहा था मैं, ई आर एंड है ना, गोल्जी बॉडी। पता है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये जो न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस से आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम, न्यूक्लियस से लेकर के और बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो सकती है। कहां से एक्सटेंड हो सकती है? न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो सकती है, ये पूरा एक नेटवर्क से बना रही है। और देखिए दोनों ईआर और गोल्गी बॉडी बोथ, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी है ना, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये किससे बने होते हैं? आर कंपोज्ड ऑफ तीन चीजें। कौन कौन सी? सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वेसिकल्स है ना बेटा, एंड टिब्यूल्स। एक ही दिमाग में रखना, तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी बॉडी भी। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आप डायग्राम से देख रहे हैं ऊपर वाला, न्यूक्लियस से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो सकती हैं और वहां से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हो सकती है, लाई कर सकती है, तो जरूरी भी नहीं है और हो भी सकती है। अब इसके दो मेन टाइप होते हैं। अच्छा उससे पहले एक बात और बताऊं, जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी होती है ना, उसमें एक बोलते हैं हम इंट्राल्यूमिनल स्पेस या कंपार्टमेंट, और एक बाहर वाला एक्स्ट्राल्यूमिनल, दो कंपार्टमेंट बोल देते हैं। दो टाइप की कौन कौन सी हो सकती है यार? एक एसईआर और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इनका होता है पॉइंट, देखिए आप जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी वगैरह अगर दिखाई देंगे आपको या जो कुछ, उस पे कोई आपको, ऐसे दिखाऊं मैं कुछ भी, कोई राइबोसोम नहीं दिखेगा। लेकिन जब बात आएगी किसकी, रफ वाली, तो उसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर पाई जाएगी? राइबोसोम्स मिलेगा, है ना बेटा। जब राइबोसोम पाया जाता है तो सरफेस रफ हो गई, सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कंसिस्ट करती है, तो बेटा उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें काम होता है? तो जो हमारी एसईआर है स्मूथ वाली, उसका काम होता है लिपिड या जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं ना, एनिमल्स में आपने देखा स्टेरॉयडल हार्मोन्स, कि प्रोजेस्टेरोन, है ना, एंड्रोजन्स, याद है ना, ये सब आपने पढ़े उधर एंडोक्राइन सिस्टम में या केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो ये फैटी कंपाउंड, लिपिड वाले कंपाउंड या स्टेरॉयडल हार्मोन्स, इन सब की सिंथेसिस कौन करती है? एसईआर। एक मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं पहले तो ये है ना, और उसका पॉइंट कौन सा था? प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए जो सेल्स ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, या जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, उनमें आरईआर का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। जिन सेल्स में स्टेरॉयडल, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा, ये कभी नहीं होगा कि काम तो उसका स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने का ज्यादा, और वहां पे आरईआर क्या करेगा भैया ज्यादा, है ना, तो ज्यादा वहां पे एसईआर मिलेगा। क्लियर? ये बेसिक बेसिक बात थी। और पता है एक काम की बात और बताऊं मैं एसईआर का, जो एनसीईआरटी में नाम नहीं है, एक इनके पास में एक बेटा एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450। क्या होता है? एसईआर। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450, एसईआर को मैंने एसआरई लिख दिया। एसआरई किसका नाम है? सहारनपुर का शॉर्ट एसआरई है ना, तो आदत पड़ी हुई है एसआरई।
SER involves in detoxification of xenobiotics. Detoxification of xenobiotics. जीनोबायोटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये यहां पर जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, SER इन्वॉल्व होती है। खासतौर से आप जानते हो जैसे लिवर है, ज्यादातर जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो हमारा कौन करता है, लिवर। उल्टा सीधा जो भी एल्कोहल और ड्रग्स व्रग्स वही सब लेते हैं ना, तो उनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उसके टॉक्सिक नेचर को खत्म करना, SER का काम। समझ गए बात को? गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर्ड की थी, और मैंने बताया ना ये बेटा किससे बनी हुई है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप हुई है। तो मैंने बता दिया 3 चीजों से बनी होती है ना, तीनों चीजें मैंने बताई। तो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर ही और बना देता हूं मैं जल्दी से। देखो ध्यान से देखिए जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो गोल्जी बॉडी बनी है, और आगे जाकर उसकी तरफ से उस साइड में कौन बनना है, लाइसोसोम। तो पता है मैंने ये तो सिस्टर्नी दिखाई है बेटा, क्या है ये, सिस्टर्नी। अच्छा ये टिब्यूल्स दिखाई है मैंने, क्या दिखाई है, ब्रांच एंड ब्रांच टाइप की। और ये मैंने वेसिकल्स दिखाई हैं, समझ गए? क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लियर डायग्राम दे रखा है ऐसे खड़ा करके, हाँ, जो कुछ नहीं मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई फेस वगैरह नहीं पता चल रही। अब इसमें 2 फेस होती हैं, कितनी फेस होती हैं, 2। मतलब थोड़ी सी आपने देखा होगा सिस्टम ऐसे बनी हुई है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, थोड़ी सी इस टाइप से होती है। तो ये है कॉन्वेक्स ओब्लिक सिस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है बेटा, ये इसका नाम है इस फेस का, कॉन्वेक्स, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, तीनों नाम बता दिए मैंने। और इधर वाली जो फेस है कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। फेस मतलब साइड, ठीक है, ये इसके 2 साइड होती हैं फेस। यानी ये मैच्योरिंग फेस है कॉनकेव वाली, इधर ये लाइसोसोम बनाती है, और इधर ये खुद बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और बेटा रे, गोल्जी बॉडी के जो काम होते हैं वो सीक्रेशन वगैरह का होता है ना, पैकेजिंग का होता है। बहुत बड़ा काम क्या होता है, पैकेजिंग। सब्सटेंस को जो ER से आए हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से,
प्रोटीन्स वगैरह, उनकी पैकेजिंग करना, उनका मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, और सिक्रेशन करना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करना, देखो मिलेगा लिखा हुआ, सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस करना, और पता है इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। किस नाम से जानते हैं, नोट कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सब वो रखता है ना सेल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। किसको, गोल्जी बॉडी को। और एक और नाम बताऊं मैं, नहीं, गोल्जी बॉडी ना, गोल्जी बॉडी आल्सो फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म आपने पढ़ा है, स्पर्म, गोल्जी बॉडी आल्सो फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, बात समझ गए। तो मैंने बता दिया आपको, पैकेजिंग वगैरह करना मटेरियल की, सीक्रेशन वगैरह करना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ये एनसीईआरटी में है। सेल वॉल मटेरियल सिंथेसिस करना मैंने बताया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बताया। और बेटा ये स्पर्म के हेड पे जो एक्रोसोम होता है, जो आप जानते हैं जरूरी होता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ओवम में वही तो पेनिट्रेट करवाता है, डिसॉल्व करता है उसकी मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्चुअली में क्या है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है। क्या बनाती है, मतलब ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि मेनली गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की सिंथेसिस करती है, और ईआर से गोल्जी बॉडी बनी हुई है ना। तो पता है जो एक्रोसोम है वो भी लाइसोसोम के इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे लाइसोसोम में एंजाइम्स होंगे ना हाइड्रोलिटिक, ऐसी एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम्स जो ओवा को, है ना, डिसॉल्व कर सकें। क्लियर है। तो ये बातें बस यहीं तक रखते हैं अभी आज।